वो गरीब घर की स्कूल ब्यूटी रुयान, जिस पर मैंने इतने सालों तक रहम खाकर उसका खर्चा उठाया था, अचानक कुछ दिनों से हर किसी को ये कहने लगी 10 साल बाद मैं दुनिया की सबसे अमीर फीमेल बिलियनियर बनूंगी, इसलिए आज के बाद हर महीने मेरे अकाउंट में 1 लाख युआन लिविंग एक्सपेंसेस भेज दिया करो। मैंने उसकी तरफ देखा और हंसी रोक कर पूछा कि किस हक से। वो बिल्कुल मगरूर अंदाज में बोली, सिर्फ 1 लाख युआन ही तो है, और क्या वजह चाहिए? 1 लाख युआन से तो मेरा एक हैंड बैग भी नहीं आता। मैंने उसके कंधे पर लटके बैग को देखा और पूछा, ये नकली बैग तुमने ऑनलाइन 800 युआन का खरीदा है, इसे दिखाते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? भूल गई कि पिछले महीने कैंटीन से खाना खरीदते वक्त तुमने इसी नकली बैग में छुपकर मंस ठूस लिए थे। रुयान का चेहरा लाल हो गया। तुम मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रहे हो, ये बैग 1 लाख युआन का है। मैं बोल पड़ा, तुम वाकई दिन के उजाले में ख्वाब देख रही हो। मेरे देने से पहले तुम्हारे पास 15 युआन का लंच खरीदने के भी पैसे नहीं होते थे। मैं तुम्हें लिविंग एक्सपेंसेस क्यों दूं? मैं तुम्हारा घर वाला हूँ क्या? उसके साथ खड़ा शेनमू फौरन हीरो बन गया। यंग मास्टर फान, तुम्हारा घर तो इतना अमीर है, हम जैसे लोगों की थोड़ी मदद करना क्या तुम्हारा फर्ज नहीं? क्या इतनी बेइज्जती करना जरूरी है? फिर उसने रुयान से कहा कि आज के बाद चाहे हमें भीख मांगनी पड़े, मगर पैसे के लिए अपनी इज्जत पर आंच नहीं आने देना। वो भी गुस्से से बोली, अगर ये हमें पैसे नहीं देता तो मैं भी इसकी स्पॉन्सरशिप नहीं लूंगी। मैंने हंसी रोक कर कहा कि 2 साल में तुम दोनों पर टोटल 2.5 मिलियन युआन खर्च कर चुका हूँ। तुम दोनों में इतनी ही शर्म आ गई है तो पहले मुझे वो 2.5 मिलियन वापस करो। रुयान ने गर्दन उठाकर कहा कि 10 साल बाद मैं तुम्हें 25 मिलियन वापस कर दूंगी। मैं सिर्फ तुम्हें एक मौका दे रही हूँ। अगर आज तुमने मौका खो दिया तो बाद में तुम घुटनों पर गिरकर भी मुझसे मदद मांगोगे तो मैं नहीं मानूंगी। मैंने बस इतना कहा कि शेनमू का हाथ पकड़कर तुमने अपनी आखिरी राह भी बंद कर ली है। वो मुझे घूर कर बोली कि फांडाशी, अब तुम पछताना मत। मैंने फोन पर हाउसकीपर स्टुअर्ट को हुक्म दिया, रुयान की स्पॉन्सरशिप कैंसिल कर दो। क्लासमेट्स ने हैरानी से पूछा, यंग मास्टर, आप दोनों के दरमियान आखिर इतनी गहरी दुश्मनी क्यों है? मैं आखिर उन्हें क्या बताता कि ये औरत पिछली जिंदगी में मेरी बीवी थी और उसी ने मुझे किसी और आदमी के साथ पकड़े जाने के बाद मार डाला था। वो लोग भी कहने लगे कि पहले तो ये लड़की बहुत सीधी थी, हर किसी को झुककर सलाम करती थी, अब अचानक बिल्कुल बदल गई है। मैंने धीरे से कहा कि बदली नहीं है, बस पिछली जिंदगी वाला असली रूप वापस आ गया है। रुयान को यकीन था कि वो पैदाइशी बिजनेस जीनियस है, और हकीकत ये थी कि पिछली जिंदगी में उसकी आधी से ज्यादा डिसीजंस मेरी सोच और मेरी रिसोर्सेज की वजह से सक्सेसफुल हुई थी। वो सिर्फ नाम की ही मालिक थी। अगर वही रिसोर्सेज किसी और को मिलते तो वो भी लोगों के सर पर चढ़ सकता था। मुझे उसने मैसेज पर आई हेट यू बोला तो मैंने बिना देर किए उसे ब्लॉक कर दिया। अगले दिन जब ड्राइवर मुझे लेने आया, रुयान और शेनमू अचानक मेरी गाड़ी में घुस आए। रुयान मुझसे बोली कि अंकल शेन हॉस्पिटल में हैं, ये कार अभी मुझे दे दो। ड्राइवर से बोली कि सेंट्रल हॉस्पिटल ले चलो। ड्राइवर ने गाड़ी से उतरकर सीधा फोन निकाला और पुलिस को फोन करके कहा कि 2 पागल लोग जबरदस्ती मेरी कार में घुस आए हैं, किसी को इन्हें निकालने के लिए भेजिए। पुलिस आने के बाद रुयान चीखी और उतरकर मुझसे बोली कि फांडाशी, मैं तुम्हारी स्पॉन्सरशिप दोबारा एक्सेप्ट कर सकती हूँ, लेकिन ये मत समझना कि मैं तुम्हें दोबारा पसंद करने लगूंगी। मैंने पुलिस के आने पर उनसे कहा कि इन दोनों का दिमाग ठीक नहीं है, इन्हें सीधा हॉस्पिटल ले जाओ। पुलिस ने मासूमियत से उन्हें पूछा कि हॉस्पिटल जाना है ना? वो फौरन बोली कि हाँ हॉस्पिटल, जल्दी ले चलो। पुलिसमैन ने कहा कि ठीक है, हमारी गाड़ी में बैठ जाओ, मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले चलता हूँ। बस फर्क इतना था कि वो उन्हें जनरल हॉस्पिटल की बजाय मेंटल हॉस्पिटल ले गया। रुयान वहाँ से मुझे फोन करती रही, पांडाशी, तुमने मुझे मेंटल हॉस्पिटल में बंद करवा दिया। मैं फ्यूचर की अमीर तरीन अरबपति हूँ, मैं बाहर आई तो सबसे पहले तुम्हें बर्बाद करूंगी। फोन उठाओ, मैं तुमसे भीख मांगती हूँ। इन लोगों को बताओ कि मैं पागल नहीं हूँ। मैंने फोन देखा और फिर बंद कर दिया। अगले दिन स्कूल में सभी इस बात पर हंस रहे थे, कह रहे थे कि प्रिंसिपल को खुद मेंटल हॉस्पिटल जाकर गारंटी साइन करनी पड़ी। 5000 युआन ऑब्जर्वेशन फीस देकर दोनों को निकलवाया गया। किसी ने कहा कि रात को रुयान ने पूरी क्लास को फोन किया, बोल रही थी कि वो फ्यूचर बिलियनियर है, अभी अगर कोई उसे 800 युआन देकर बाहर निकलवा ले तो 10 साल बाद वो 100 गुना वापस करेगी। सुबह 3 बजे क्लास टीचर को भी फोन कर दिया, टीचर ने डायरेक्ट ब्लॉक कर दिया। मैंने ये बातें सुनकर सोचा कि पिछली जिंदगी में भी इसका यही अंदाज था, रात के 4 बजे ऑर्डर्स देना, जैसे दुनिया इसकी गुलाम हो। लंच टाइम पर वो खाना तक ये कहते नहीं खा रही थी कि ये मेरी शान के लायक नहीं। शेनमू से जिद छोड़कर खाना खा लेने को बोल रहा था। शेफ भी तंग आकर चिल्लाया कि खाना है तो खाओ, वरना नखरे मत करो। वो उसे जाकर धमकाने लगी कि तुमने उस लड़की के आगे मुंह खोलने की हिम्मत की है जो सिर्फ एक फोन घुमाकर तुम्हारा बिजनेस बंद करवा सकती है। ये सुनकर बस हंसा ही जा सकता था। बाद में वो खुद ही मुझे घेर कर समझाने लगी कि मैं अब उसका पीछा करना छोड़ दूं,
क्योंकि वो मेरी जगह शेनमो को चुन चुकी है। मैं उसे पूछ बैठा कि तुम अगर किसी सांप बिच्छू को भी चुन लो तो इससे मुझे क्या लगे। उसे खुद अपने दिमाग का इलाज कराना चाहिए। जैसे लगता है कि हर कोई उस पर लट्टू है। बोलने लगी कि तुमने पिछली जिंदगी में लाखों करोड़ों सिर्फ मुझे पाने के लिए खर्च दिए थे। मैं चिल्ला दिया कि वो सब अब की बार नहीं होगा। वो बोली कि तुम मेरी और शेनमो की खुशियों से जलते हो, इसीलिए हमें मेंटल हॉस्पिटल भेजा ताकि वापस आकर मैं तुम्हारी होने को तैयार हो जाऊं। मैं उसकी बकवास सुनकर बिना कोई जवाब दिए बस चल दिया। कुछ दिन बाद स्कूल स्पोर्ट्स मीट पर एक स्पॉन्सर आया। उसने रुईयान को देखा और कहा, इस बच्ची में दम है, इसे लॉन्ग टर्म स्पॉन्सर किया जा सकता है। रुईयान को बुलाया गया और स्पॉन्सर ने उसे कहा कि हमारी कंपनी तुम्हें यूनिवर्सिटी ग्रेजुएशन तक हर महीने 8,000 युआन देगी। रुईयान ने उल्टा गुस्सा कर दिया, सिर्फ 8,000 युआन देकर आप मेरी बेइज्जती कर रहे हैं। रियल एस्टेट इंडस्ट्री तो वैसे भी डूबती जा रही है, इतने पैसों में फ्यूचर में इंटरनेशनल टीम में कैसे बनाऊंगी। अगर स्पॉन्सर नहीं कर सकते तो किसी और को मौका दो। स्पॉन्सर का चेहरा सख्त पड़ गया। वो बोला कि बहुत खूब, अगर मेरी मदद नहीं चाहिए तो फिर ये पैसा भी जाया नहीं होना चाहिए। ये कहकर वो चल दिया। उसकी वजह से दूसरे गरीब स्टूडेंट्स का भी स्पॉन्सरशिप का मौका चला गया। वो बच्चे रो रहे थे कि अब हमारे पास पैसा नहीं रहा। रुईयान ने उन्हें देखा तो डांट दिया कि थोड़े से भीख के पैसे के लिए रो रहे हो। मुझे ये सुनकर बहुत गुस्सा आया। मैंने आगे बढ़कर उनसे कहा कि कोई बात नहीं, फान ग्रुप तुम दोनों को स्पॉन्सर करेगा। दोनों बच्चे हैरान हो गए। मैंने कहा कि हर महीने 15,000 युआन काफी रहेंगे। वो रोकर बोले कि नहीं, सिर्फ 3,000 युआन भी काफी हैं। फिर वो मेरा शुक्रिया अदा करके कहने लगे कि हम ग्रेजुएट होने के बाद जरूर इसका बदला चुकाएंगे। मैंने कहा कि मेरे आगे झुको मत, बस मेहनत से पढ़ो। रुईयान ने तब ताना मारा, लोगों के दिल जीत रहे हो फांडाशी, तुम्हारे पास इन गरीब निकम्मों के अलावा और कुछ नहीं। मैंने तब सोचा कि ऐसे लोग जब तक जमीन पर जोर से ना गिरे कभी होश में नहीं आते। स्पोर्ट्स मीट के बाद सब लोग डिनर के लिए मेरे फैमिली रेस्टोरेंट गए थे। रुईयान और शेनमू जरा देर से आए। उसने बैठते ही नाक सिकोड़ ली और बोली कि इस खटिया डेकोरेशन को रेस्टोरेंट कहते हो, ये मीट तो लकड़ी जैसा सख्त है, वेटर को पानी डालना तक नहीं आता। फांडाशी, तुम्हारा टेस्ट दिन ब दिन बदतर होता जा रहा है। सब जानते थे कि ये रेस्टोरेंट मेरी फैमिली का है और वो जानबूझकर मुझे जलील कर रही थी। एक क्लासमेट ने गुस्से से कहा कि रुईयान, तुम्हें बोलने में शर्म नहीं आती? दिन में तुम्हारे बेवजह रेस छोड़ने से हमारी क्लास 3 गोल्ड मेडल्स हार गई। हमने आधा साल प्रैक्टिस की थी और तुमने शेनमो की हल्की सी खरोच के लिए सब कुछ बर्बाद कर दिया। हॉस्पिटल में भी दरअसल वो डॉक्टर पर चीख रही थी कि शेनमो के हाथ इतने कीमती हैं, अगर हल्का सा निशान भी रहा तो मैं तुम्हारी जान लेकर हिसाब बराबर करूंगी। डॉक्टर ने बस सीधा इतना कहा कि इस कट पर तो बैंडेड भी काफी है। अब डिनर पर वो खाने की भी बेइज्जती कर रही थी और शेनमो उसकी दुम बनकर उसका साथ दे रहा था। मैंने बिल आने पर कह दिया कि फ्यूचर बिलियनेयर के साथ खाना खाने आए हैं। आज के 5,000 युआन का बिल तो वो दे ही देगी। रुईयान की जेब में 50 युआन भी नहीं थे। वो शेनमू को बाहर खींचकर ले गई। कुछ देर बाद वापस आकर उसने वाकई में बिल दे दिया। सब इस बात पर हैरान हुए। मैंने देखा कि शेनमू ने अपनी फैमिली हेयरलूम बेच दी थी, लेकिन उसी रात उनका असली हंगामा भी शुरू हुआ। कुछ लोन शार्क्स ने आकर शेनमू को पकड़ लिया और कहा कि तेरे बाप ने 3 मिलियन युआन का कर्ज लिया है, अगर आज पैसा नहीं दिया तो हाथ काट डालेंगे। शेनमू रोते हुए बोला कि कर्ज मेरे बाप ने लिया है तो फिर मुझे क्यों पकड़ रहे हो? उन्होंने बोला कि बाप का कर्ज बेटा चुकाएगा। शेनमू ने उन्हें देखकर कहा कि मेरी गर्लफ्रेंड फ्यूचर बिलियनियर है, वो मेरा कर्ज चुका देगी। रुईयान आई और पूरी शान से बोली, तुम्हारा कर्ज जितना भी है मैं दे दूंगी, बस वादे के तौर पर मेरा ये नोट रख लो, 10 साल बाद मैं सूद समेत 20 गुना वापस करूंगी। लोन शार्क ने उसका कागज फाड़कर उसे गुस्से से देखा और कहा कि मुझे कैश अभी चाहिए, तुम्हारे खोखले वादे नहीं। रुईयान ने मेरी तरफ देखा, बोली कि फांडाशी तुम उसका कर्ज चुका दो, फिर मैं इस बारे में सोच सकती हूँ कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड बन जाऊं। हाँ, ये जरूर है कि मैं तुम्हें अपना जिस्म दे सकती हूँ, लेकिन मेरा दिल हमेशा शेनमू का रहेगा। मैं ये सुनकर हैरान रह गया और गुस्से से बोला कि तुम हिली हुई हो, मैंने कब कहा कि मैं तुम्हारे लिए मरा जा रहा हूँ? वो सुनकर हंस पड़ी और बोली कि ड्रामा मत करो, पिछली जिंदगी में तुम मुझ पर जान छिड़कते थे। मैंने कहा कि पिछली जिंदगी पिछली थी, अगर तुम रीबॉर्न हुई ही थी तो अपना दिमाग भी साथ ले आती। मैंने तुम्हें सालों बाद पसंद करना शुरू किया था, इस वक्त तक तो हम दोनों अजनबी थे। मेरे गले अभी से मत पड़ो। उसकी आंखें चमक उठी, तो तुम्हें भी पिछली जिंदगी याद है? फिर तो बात आसान है, अभी के अभी पैसे निकालो, मैं फिर तुम्हें गारंटी देती हूँ कि 10 साल बाद फान फैमिली महफूज रहेगी, वरना तुम तो जानते ही हो मुझे नाराज करने का क्या अंजाम होता है। मैंने बस इतना कहा कि चलो हटो। मेरे जाने पर वो नाराज हो गई। वो लोन शार्क्स के बॉस को बुलाने लगी और कहा कि पिछले जिंदगी में तुम्हारा बॉस मुझसे कोऑपरेशन मांगने के लिए तरसता था, इस जिंदगी में अगर तुम शेनमू का कर्ज माफ कर दो तो मैं तुम्हें आगे चलकर अमीर बना दूंगी। लोन शार्क ने उसे मारकर बोला कि ठीक है, अब मेंटल वार्ड जाकर ही अमीर बनाना। फिर दोनों की पिटाई शुरू हो गई। क्लास मॉनिटर ने पुलिस को फोन कर दिया, अगर पुलिस न आती तो शायद दोनों सच में दरिया में फेंक दिए जाते।
कुछ दिन बाद क्लास मॉनिटर ने बताया कि रुयान और शेनमू ने स्कूल छोड़ दिया है। कह रहे हैं कि स्टार्टअप करने जा रहे हैं। आज के बाद उन्हें जनरल मैनेजर समझा जाए। मैंने सोचा कि पिछली जिंदगी में मैंने उसके शेनमू के साथ अफेयर को बर्दाश्त नहीं किया था। रुयान ने मुझे इस बात का कसूरवार समझा। उसके नजदीक अगर मैं आंखें बंद करके सब भूल जाता तो वो मेरी बीवी बनी रहती और शेनमू को भी साथ रखती। क्या ही अजीब सोच थी। इस बार मैं वो सब नहीं करने वाला था। मैंने अपने डैड से फोन पर कहा कि जिस स्टार्टअप प्रेजेंटेशन का मैंने जिक्र किया था, आप वहाँ पर पहुँच जाइए। वहाँ पहुँचकर प्रेजेंटेशन हॉल में मुझे फिर से रुयान नजर आई। वो किसी डायरेक्टर चैन के पास थी। बोल रही थी कि मैं कॉपरेशन डिस्कस करने आई हूँ। मेरा प्रोजेक्ट मॉडल मैंने काउंटलेस टाइम सिमुलेट किया है। बस 3 मिलियन युआन की इन्वेस्टमेंट चाहिए। अगले साल प्रॉफिट डबल होगा। डायरेक्टर चैन ने पूछा कि आप किस यूनिवर्सिटी से हैं। बिजनेस प्लान ईमेल किया। वो तब अटक गई और बोली कि मैं स्कूल छोड़ चुकी हूँ, लेकिन मेरी मार्केट की समझ उन स्टूडेंट से कहीं बेहतर है। इन्वेस्टर उसकी बात अनसुनी करके चला गया। मैंने सोचा कि रुयान, तुम समझती हो कि पिछली जिंदगी की सक्सेस तुम्हारी थ्योरीज की वजह से थी। तुम्हारे पास पेकिंग यूनिवर्सिटी की डिग्री थी और वो रेड कारपेट था जो मैंने तुम्हारे लिए बिछाया था। डिग्री और फान फैमिली के बगैर तुम मेरे सामने खड़ी होकर बात करने की भी हकदार नहीं। वो इन्वेस्टर के जाने पर बोल रही थी कि जब मैं अरबपति बनूंगी तो तुम सबको गुट्टों पर गिराकर माफी मंगवाऊंगी। मैं अपने डैड के साथ प्रेजेंटेशन रूम में गया। स्टेज पर निंगबिंग खड़ी थी। वो मेरी सीनियर थी, पेकिंग यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट, हम्बल, शार्प माइंडेड और रिलायबल। पिछली जिंदगी में मेरे डैड सबसे ज्यादा उसे पसंद करते थे, लेकिन मैं रुयान के पीछे अंधा था। मैंने निंगबिंग का चांस छीनकर रुयान को दे दिया था। इस वजह से निंगबिंग सालों तक एक मामूली पोस्ट पर अपनी जवानी जाया करती रही। इस बार मैंने सोच लिया था कि जिस कामयाबी पर निंगबिंग का हक था, जो पावर और स्टेटस उसका था, इस जिंदगी में वो सब वापस उसे दिलाऊंगा। प्रेजेंटेशन के बाद मेरे डैड ने उसे कहा कि आप तो बहुत एक्सीलेंट हैं। मैंने फौरन बाबा से कहा कि स्टार्टअप में इन्वेस्टमेंट कर दें। निंगबिंग हैरान और खुश हो गई। बोली कि मैं आपको डिसअपॉइंट नहीं करूंगी। फिर उसने मुझसे कहा कि अगर तुम चेयरमैन को पर्सनली ना लाते तो मुझे ये मौका नहीं मिलता। मैं बोला कि आप में खुद ही बहुत काबिलियत है। यहाँ से हमारी पार्टनरशिप शुरू हुई। निंगबिंग हर दिन ऑफिस में सबसे पहले आती और सबसे बाद में जाती। हर डेसिमल पॉइंट तक कैलकुलेशन चेक करती। ना कभी गरूर करती, ना कभी शोर मचाती। मैं अक्सर उसे देखकर सोचता कि यही वो इंसान थी जो फान फैमिली का फ्यूचर संभाल सकती थी। एक सुबह 5 बजे वो फैक्ट्री सर्वे के लिए तैयार खड़ी थी। मैंने उससे देखकर पूछा कि इतनी सुबह उठकर नींद नहीं आती? तो वो बोली कि आदत है। स्टूडेंट लाइफ में रोज सुबह 6 बजे उठती थी। 6 साल तक यही रूटीन रहा। मैं इस बात पर हंस पड़ा। अगर रुयान होती तो 10 बजे उठने पर भी आधा दिन गुस्सा करती। फैक्ट्री सर्वे के दौरान निंगबिंग ने कहा कि पार्टनर चूज करते वक्त उनकी मीठी बातों पर मत जाना। देखना चाहिए कि उन्होंने असल में क्या काम किया है। मुझे ये सुनकर रुयान याद आई। मुंह से हवाई फायर और काम जीरो। मुझे समझ आने लगा कि इस लड़की को इसका हक दिलाकर मैं अपनी पिछली जिंदगी की गलतियां सुधारूंगा। उधर रुयान ने किसी तरह 8 मिलियन युआन फंडिंग का दावा किया। मुझे बोलने लगी कि फांडाशी ये बस शुरुआत है। 10 साल से पहले ही मैं अपनी असली जगह वापस ले लूंगी। तुम बस इंतजार करो। एक दिन मेरे पैरों में गिरकर भीख मांगोगे। मैंने बस इतना कहा कि ठीक है। जल्द ही खबर आई कि रुयान बुरी तरह ठग ली गई थी। उसके पेटेंट आइडिया को 2 युआन में छीन लिया गया। स्टार्टअप कॉन्सेप्ट कॉपी हो गया और वेबसाइट्स हैकर्स ने हैक कर ली। जो लोग उसे इन्वेस्टमेंट का झांसा दे रहे थे, उन्होंने उससे 8 लाख युआन डिपॉजिट ले लिया। उसने वो 8 लाख लोन लेकर उन्हें दिया था। रिलेटिव से भी पैसा लिया और अपने सेकंड अंकल की जमा पूंजी तक ले ली। फिर वो लोग 8 लाख युआन लेकर गायब हो गए। वो मेरे पास भागती हुई आई और चीखी, फांडाशी, जरूर तुमने मेरे खिलाफ साजिश की है। तुम मेरी कामयाबी से डरते हो। मैंने कहा कि अपनी बेवकूफी का इल्जाम मुझ पर मत डालो। निंगबिंग ने फिर भी उसे नरम दिली से कहा कि तुम्हारे डायरेक्शन में मसला नहीं था, बस दुनिया में खतरनाक लोग होते हैं, आगे से संभल कर काम करना। रुयान ने उसे भी जलील करना चाहा। बोली कि तुम तो पिछली जिंदगी में मेरी एक फालतू सी एम्प्लॉय थी। यहाँ सर उठाकर चलने का ड्रामा मत करो। सिक्योरिटी ने हंगामा करने पर उसे निकाल दिया, मगर वो चिल्लाती रही कि मैं फ्यूचर बिलियनियर हूँ, तुम सब मेरी इज्जत करो। अब उसका नया कदम और भी खतरनाक था। एक इलीगल फंड रेजिंग और टेलीकॉम फ्रॉड ने उसे फंसा लिया। उसे कहा गया कि आम लोग मेहनत से पैसा कमाते हैं, मगर स्मार्ट लोग इंफॉर्मेशन गैप से। इस प्रोजेक्ट को पुश करो और 1 हफ्ते में पैसा ट्रिपल। वो इस स्कैम के भी लालच में आ गई। और ये सब सुनकर जब क्लास के फ्रेंड ने उसे रोका तो बोली कि तुम जैसे लोग जिंदगी भर सिर्फ सैलरी के गुलाम रहते हो। क्लासमेट ने ये सब पुलिस को रिपोर्ट कर दिया क्योंकि वो फ्रॉड नेटवर्क में फंस गई थी। 6 महीने बाद पुलिस ने मुझे बुलाया और बताया गया कि रुयान इलीगल फंड रेजिंग नेटवर्क का कोर मेंबर थी। आप उसके क्लासमेट हैं और हमें इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेशन चाहिए। मैंने उन्हें उसके मैसेजेस दिखाए जिन्हें पढ़कर वो हंसी नहीं रोक पा रहे थे। फांडाशी, पुरानी मोहब्बत के लिए मुझे 8 लाख भेज दो, मैं फिर तुम्हें माफ कर दूंगी। फांडाशी, सिर्फ 5 लाख कम है।
फिर मेरा स्टार्टअप सक्सेसफुल हो जाएगा। 2 लाख भेज दो, मैं तुम्हें कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट बना दूंगी। 1 लाख भेजो, मैं तुम्हारी पुरानी गलतियां माफ कर दूंगी। पुलिस ऑफिसर ने ये सब देखकर कहा कि केस सीरियस है, हो सकता है उसे जेल भी हो, लेकिन उसकी सिर्फ एक डिमांड है कि वो आपसे मिलना चाहती है, वरना कन्फेशन नहीं करेगी। मैं इस बात पर उसे मिलने गया। रुईयान ने पहली बार मुझे टूट कर कहा, जब मैं फ्रॉड ऑर्गेनाइजेशन में गई थी, पहले दिन से ही जानती थी कि कुछ गलत है, बस मैं ये बात मानना नहीं चाहती थी। मैं तो वाकई में तुम्हारे बिना कुछ नहीं थी, मैं सिर्फ अपनी वैल्यू प्रूव करना चाहती थी। आखिर में बस यही प्रूफ हुआ कि मैं निकम्मी हूँ। फिर उसने पिछली जिंदगी का जिक्र किया और कहा कि फांडाशी मैं बहुत पहले ही समझ गई थी कि मैं सिर्फ तुमसे ही प्यार करती हूँ। पिछली जिंदगी में मैं कितना ही ऊंचा चली गई, तुम कभी मेरे आगे नहीं झुके, जैसे मेरी हर चाल तुम्हें पहले से पता होती थी। जब तुम्हें मेरे और शैनमू के बारे में पता चल गया कि मैं उसके बच्चे की माँ बनने वाली थी, तब मेरा पहला रिएक्शन यही था कि मैं तुम्हें मना लूं। अगर तुम मुझे उस बात पर माफ कर देते तो हम पहले की तरह रह सकते थे, लेकिन तुमने डिवोर्स मांग ली और मुझे खाली हाथ छोड़ दिया। पिछली जिंदगी में मैंने लॉयर के सामने सबूत पेश कर दिए थे कि उसने मैरिटल प्रॉपर्टी चुराई और अफेयर चलाया, और शैनमू के बच्चे को मेरा कहकर मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश की ताकि मेरी जायदाद लेकर वो दोनों अलग हो जाएं। जब मैंने उसका राज सुनकर उससे अलग होने की कोशिश की तो वो चाकू लेकर मुझ पर टूट पड़ी कि मैं तुम्हें मार डालूंगी। जब तुम मरोगे तो फैन फैमिली की सारी जायदाद हम दोनों की हो जाएगी। उस दिन उसने मुझे मारते हुए खुद को भी गलती से जान से मार लिया। अब वो जेल के मीटिंग रूम में मेरे सामने थी। शैनमू भी उसकी बातें सुनकर गुस्से से वहाँ चिल्लाते हुए आया और बोला कि नई जिंदगी में भी मैंने गलती कर दी, तुमने मुझे भी फ्रॉड नेटवर्क में डलवा दिया। मैंने तो अब अपनी किडनी बेचकर भी तुम्हें पैसे दिए, सिर्फ इसके बदले इतना सा वादा मांगा था कि तुम मेरी रहोगी, लेकिन तुम तो इतनी बड़ी धोखेबाज निकली। वो भी आगे से बोल पड़ी कि तुम्हारी किडनी बेचकर तो मैंने अय्याशी कर ली। उसने शैनमू पर भी इल्जाम लगाकर उसे केस में फंसा लिया और फिर सब कुछ कबूल करने लगी। रुईयान ने आखिरी बार मेरी तरफ देखा और कहा कि हम कभी हस्बैंड वाइफ थे, एक बार मेरी मदद कर दो, तुम कह दोगे तो मेरी सजा कम हो सकती है। मैंने बस इतना पूछा कि तुम्हें पता है कि फ्रॉड नेटवर्क की वजह से कितने घर बर्बाद हुए हैं। रुईयान, ये सब तुम्हारी अपनी ही सजा है, जेल में अपनी सजा पूरी करो और सुधर कर निकलना। कोर्ट ने उसे फ्रॉड के जुर्म में 5 साल कैद सुना दी। न्यूज पर उसका केस चलता रहा। शैनमू का हाल भी बुरा हुआ। बाद में कभी पता चला कि उसका बाप उसे किसी अमीर बुड्ढे को पेट की तरह बेच गया था। लीगल कॉन्ट्रैक्ट उसके बाप ने साइन किया था, इसलिए केस फैमिली डिस्प्यूट बनकर रह गया। फिर शैनमू की कोई भी खबर नहीं मिली। सच में बुरे कामों का बुरा अंजाम ही होता है। सालों बाद जब रुईयान जेल से निकली, वो सीधा मेरे पास आई, बोली कि फांडाशी मैं गलत थी, मुझे बस एक और मौका दे दो। उस वक्त मेरी जिंदगी बिल्कुल बदल चुकी थी। निंगबिंग मेरी बीवी थी। रुईयान का ये देखकर रंग उड़ गया। बोली कि मैं तुम्हारी शादी को नहीं मानती। फांडाशी, तुम मुझे धोखा दे रहे हो, तुम इससे शादी कैसे कर सकते हो? तुम्हारी बीवी तो मैं हूँ। मैंने कहा कि मेरी कभी कोई ऐसी बीवी नहीं थी जो मुझे धोखा दे और किसी और का बच्चा मेरे सर पर थोपने की कोशिश करे और फिर मुझे मार डाले। रुईयान चीखी कि ये लड़की तो बस हमारे बीच में आ गई है, तुम्हारी बिलियनियर वाइफ मैं हूँ। निंगबिंग ने शांति से कहा कि मेरे हस्बैंड बिलियनियर हैं, वो तुम जैसी जाहिल औरत को कभी भी नहीं चुनेंगे। फिर मैंने गार्ड से कहा कि इसे पूरी तरह ब्लॉक कर दो, ये दोबारा मुझे नजर ना आए। बस फिर कुछ अरसे बाद खबर आई कि रुईयान बीमारी और भूख की वजह से सड़क पर मरी हुई मिली। मैं कुछ देर खामोश रहा। निंगबिंग बोली कि आखिर बुरे काम का बुरा ही अंजाम होता है। कभी वो हमारी क्लासमेट थी, मेरे खर्चे पर उसका फ्यूनरल करवा देते हैं। पिछली जिंदगी का उलझा हुआ कर्ज इस जिंदगी में आखिर साफ हो गया। कुछ लोगों को एक दफा हाथ पकड़कर ऊपर खींचना काफी होता है, अगर दूसरी दफा भी खींचने जाओ तो वो तुम्हें भी अंधेरे में गिरा देते हैं। रुईयान और शैनमू मेरे लिए एक बुरे ख्वाब से ज्यादा कुछ नहीं थे। वो बुरा सपना टूट गया और अब सिर्फ उजाला ही उजाला था। और इस बार मेरी सुबह निंगबिंग के साथ थी, एक ऐसी औरत जो सच में मेरे साथ चलने के लायक थी।